नमस्कार शत्रुघ्न भैया। आज बहुत दिनों बाद आपसे रोज बात होती थी। 10-12 साल से आपके साथ रहे हैं काम करते हुए। दो देश विदेश के और अपने देश से रिलेटेड बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसपे आपने काम किया है। आपको मैं चाहे यहाँ रहूं चाहे कहीं भी रहूं, कुछ साल कुछ दिनों तो आपके साथ काम करने का भी मुझे मौका मिला है। ये सौभाग्य है मेरा बहुत बहुत कि आप जैसे युवा के साथ हम काम किए हैं और इतने डायनामिक पर्सनालिटी के साथ। तो देश विदेश में कहीं भी रहता हूँ तो आपके वीडियोस और आपके क्रियाकलाप, आपकी दिनचर्या में देखता रहता हूँ, फॉलो करता रहता हूँ। आप बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। तो आप इतने दिनों से कार्य करते हुए कभी ये सोचते हैं कि गांव के युवाओं का मुख्य समस्या क्या है? जैसे वो क्यों अपना गांव छोड़ के कभी बैंगलोर जैसे शहर में जाता है या फिर दिल्ली जैसे शहर में जाता है। उससे ऐसा गांव में हम कुछ कुछ तो हम कुछ कर सकते हैं जिससे ब्रेन ड्रेन रुके, जो गांव हमारा है गांव बना रहे। समस्या ये आज का नहीं है दीपक जी। देश जब आजाद हुआ तो गांधी जी ने जो सपना देखा था, उन्होंने गांव के विकास को लेकर के देखा था कि हमारा गांव स्वराज, ये जो ग्राम स्वराज था, जो गांव की समृद्धि, गांव मतलब भारत के विकास का रास्ता, उन्होंने गांव की ओर से देखा था, काम किया था। दुर्भाग्य से देश ऐसे लोगों के हाथों में गया जिन्होंने गांव के प्रासंगिकता, गांव की मौलिकता, गांव की जो सांस्कृतिक जो उसकी प्रतिबद्धता, उसकी गहराई थी, उसको बहुत पिछड़ापन, उसको बहुत नकार मतलब उसको स्थान नहीं दिया और पश्चिमीकरण को लाया। बहुत लोग बड़ी बड़ाई करते हैं, ठीक भी है कि बड़ाई करते हैं कि नेहरू जी बहुत वहां बड़े बड़े देश से वो ये कारखाना स्थापित किया, वो कारखाना स्थापित किया, ठीक। तो गलती तो बहुत पहले कर दी गई थी। भारत की जो समृद्धि थी, मैं तो गांव से संबंध रखता हूं और मैंने बचपन से गांव को देखा है। आप भी गांव को देखा। आजकल शादियां होती हैं और शादियों में कितने प्रकार का खर्च होता है, यहां तक कि मुझे हंसी आती है, दुख भी होता है कि गांव के लोग, समृद्ध गांव के लोग विवाह करने के लिए अब बड़े बड़े शहरों की तरफ जाते हैं। बड़े से बड़े विवाह होता था, किसी भी जाति का होता था, सारे गांव के लोग, याद रखिए मैं बताना चाहता हूं, सारे गांव के लोग, वो दूध चाहिए, घी चाहिए, रोटी बेलने वाला चाहिए, आटा गूंथने वाला चाहिए, आलू छीलने वाला चाहिए, बिस्तर जुटाने वाला चाहिए, ए टू जेड, यहां तक कि भोजन कराने वाला चाहिए। आजकल तो आप लाते हैं, गांव के लोग थे। तो अच्छा, मुझे इस पे याद आ रहा है, हम लोग बचपन में जब थे तो पानी पिलाने के लिए हम लोग एक होड़ सी मच जाती थी बचपन में बच्चों में। हम पानी पिलाएंगे, हम पानी इस पंक्ति में हम पिलाएंगे। यानी कि मतलब गांव वैसा था, एक गांव का व्यक्ति कमाता था और कोई 50 लोगों का परिवार, संयुक्त परिवार, बहुत मतलब समझिए कि सुख के साथ जीता था। कोई एक खेती देख रहा है, कोई एक नात रिश्तेदारी में शादी विवाह जो सामाजिक कार्य थे उसको देखता था, ठीक है। सबके काम बटे होते, कोई एक जो गाय है, भैंस है, बैल है, उनकी व्यवस्था देख रहा है। सबके ऐसे घर की महिलाओं के भी काम बटे हुए थे। यानी जिस संयुक्त परिवार के, जिस परिवार की कल्पना को लेकर के ब्रिटेन आज बहुत लालायित है भारत की तरफ, दुनिया संयुक्त परिवार की तरफ आज जो देख रही हो, भारत उसमें था और अभी कुछ साल पहले तक था, अभी भी कहीं दिखता है। अब तो बहुत उसकी मतलब दयनीय अवस्था जैसी है। तो ये जो नेहरू जी जो ये पश्चिमीकरण लाए, उन्हें सब कुछ, उन्हें अमेरिका और यूरोप के देशों में उन्हें समृद्धि दिखती थी। भारत की समृद्धि उन्होंने देखी नहीं, जो जो गांधी जी बहुत पहले दिख चुकी थी। वो राम राज्य की जो कल्पना करते थे, वो किसी पश्चिमी अवधारणा को लेकर नहीं करते थे, वो भारत के गांव के जो जीवन था उसको देख करके वो कहते थे भारत में राम राज्य। क्योंकि गांव के लोग राम राज्य जैसा जीवन जीने का अभ्यास करते थे। यही तो रामराज था। सब लोग करते थे। अब क्या हुआ, शहरीकरण। तो जब पश्चिमीकरण, जब जब हमारा देश का प्रधानमंत्री ही पश्चिमीकरण को ला रहा है, तो धीरे धीरे सरकारों द्वारा प्रायोजित किया गया कि पलायन बढ़े। ये जितने भी आपको फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, ये लखनऊ का भी जो ये एक दैत्याकार जो एक स्वरूप बनता चला जा रहा है, कौन लोग आ रहे हैं? गांव के लोग। क्या दूसरी तरफ से लोग आते हैं?
हमारे ही आपके गांव के लोग आते हैं, कोई आते हैं। अब मैं छोटे शहरों की बात बताता हूँ, जौनपुर जैसे, सुल्तानपुर जैसे छोटे शहरों की बात बताता हूँ। वो जो छोटा सा नगर है, उस अब पता चला कि वो जो खेती होती थी, खेती की जमीन पर प्लाटिंग होकर मकान बन रहे हैं। कौन आए? वो 15 किलोमीटर पहले के वो भाई सब गांव के आ गए, 4 किलोमीटर उनका वहां गांव, वहां से चले आ रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं। क्या है कारण? है अब तो भाई मतलब गांव में लाइट 24 घंटे लाइट है। हाँ, अभी तो यानी एक होड़ मची है। मैं आप बताना चाहता हूं कि आने वाला जो समय है वो गांव का है, शहरों का समय नहीं है। हाँ, दिल्ली की परिस्थिति क्या है, लखनऊ की परिस्थिति क्या है, बैंगलोर की परिस्थिति क्या है, आप बहुत भली भांति जानते हैं कि वहां जीवन कितना मतलब सकरा हो गया है, सांस लेने में लोग सफोकेशन हो रहा है। तो सरकारों द्वारा प्रायोजित किया गया कि पलायन बढ़े। ये अगर आज बिहार के लोग पलायन करके भारत के कोने कोने में जाकर के मजदूरी कर रहे हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं, उसके लिए वो 10 कोई उस पर उसके दोनों पक्ष बता सकता है, लाभ भी बता सकता है, हानि बता भाई ये भी कह सकता है कोई बिहार का कि यूपी और बिहार के लोग तो पूरी देश भर में जाकर के काम कर रहे हैं। और कोई ये भी कह सकता है कि उनके राज्य में रोजगार नहीं है। दोनों बातें। लेकिन पहली बात, वो जो दूसरी बात है रोजगार नहीं है, तब गया कोई भी व्यक्ति अपने गांव को कोई नहीं सुख से नहीं छोड़ता है। कभी नहीं अब मेरा मानना है दीपक जी, एक नौजवान को अगर गांव में 10 से 15 हजार रुपए, मैं शायद ज्यादा बता दे रहा हूं, 10 से 15 हजार रुपए पर मंथ भी अगर उसको मिल रहा है तो पलायन नहीं करेगा, नहीं करना चाहते लोग, नहीं करना चाहेगा। जिस प्राइमरी स्कूल से पढ़ करके जितने आईएएस आजकल रिटायर हो रहे हैं, इनसे पूछिए तो सब प्राइमरी स्कूल, गांव के प्राइमरी स्कूल से पढ़ के आए होंगे सभी मोस्टली। ठीक है। भले उनका लड़का वो देहरादून के और बड़े बड़े बोर्डिंग स्कूलों में पढ़ रहा होगा, वो स्वयं उसी प्राइमरी स्कूल में पटरा पर घिस करके पढ़े हैं और टॉप करके आए हैं। यानी वो शिक्षा को व्यवस्था किसने तोड़ा? उन सरकारों के द्वारा तोड़ा गया जिन्होंने गांव को पलायन के, गांव से कैसे खींच करके शहर में आए, शहर मजदूरी करे, शहर में जो वो जमीन है, जो वो सड़क है, जो मतलब जो जमीन 100 रुपए की कीमत का नहीं है वो 10 हजार रुपए में कैसे बिके। तो वही लोग आएंगे ना, वो अपना 2 बीघा का खेत बेच करके आएगा तो शहर में 2 कमरे का मकान बनाएगा। तो इसमें भी एक मतलब एक पैसे का रोटेशन हुआ। यानी कहीं ना कहीं गांव को आपने खोखला किया। अच्छा, इसका तो हमने अभी इस नाते पलायन बढ़ा। आज जब कोरोना आया तो शहर तो धराशायी हो गए, तो बचा क्या? गांव से गांव ने भारत को संभाला। गांव जो आए, गांव पता ही नहीं चला भारत के अंदर। जो दुनिया में जय जयकार हो रही है, नहीं ठीक है, सबकी जय जयकार मैं करता हूं, मैं जो मेडिकल फील्ड में काम करूं, लेकिन आप गांव के जय जयकार करने को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने खुले हाथों से स्वीकार कर लिया ये हमारे गांव के लोग हैं। दूसरे गांव का गया हो तो उसको भी स्थान दिया होगा, पानी दिया होगा। ये भारत के गांव की समृद्धि, संस्कृति की ताकत है, तो यही इसकी। अरे भाई, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे थे दूर। तो आप बहुत पैसे वाले हो जाइए, लेकिन उससे आपको, समाज को, आपको, प्रकृति को कोई लाभ नहीं है, आपके अंदर जीवन में कोई सुख का मूल नहीं है, तो क्या मतलब है आपको उस पैसे का? कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अंबानी देश के बहुत बड़े, दुनिया के बहुत बड़े समृद्धशाली है होंगे, लेकिन जब अंबानी किसी एक सामान्य से मंदिर में जाके मत्था टेकते हैं तो वो बताते हैं कि जैसे भारत का एक सामान्य नागरिक मतलब इस मंदिर में आकर के मत्था टेकता है, वैसे मैं भी एक नागरिक होकर के हम मत्था टेकने आऊं, मेरे भी ये देवता है। तो अंबानी यहां रिलेट कर लेते हैं देश के साथ। आप जहाज पे चलिए, चाहे वहीं सोइए, उससे क्या लेना देना है किसी को? क्या पड़ा है, किसी फर्क पड़ा है? आप मतलब किसी से चलिए, लेकिन नहीं, व्यक्ति कैसे? इस नाते हम बार बार कहते हैं, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो जो जनता के साथ जो उनका सरोकार है, ये इतने वर्षों तक कोई प्रधानमंत्री क्यों नहीं सोच पाया कि गांव के अंदर पलायन रुकना चाहिए? मोदी जी ने सोचा। ठीक है, क्योंकि इतनी नदी के इतना पानी बह चुका है कि उसको वापस लाने में बड़ा, अब वो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। उसको धीरे धीरे लाना है। कैसे गांव में, अब कैसे गांव में पहली बात तो बिजली 24 घंटे, सड़क अच्छी, अब फाइबर केबल, इंटरनेट, सब कुछ टेक्नोलॉजी बढ़े, सोलर बढ़े और खेती के नए नए मॉडल आए।
आज एक प्रकार से जो प्रोफेशनल खेती होती है उस पर कैसे काम हो, तो ये काम हो रहा है। पशुपालन पर कैसे अच्छा काम हो सकता है, पशुओं की अच्छी ब्रीडिंग पर कैसे काम हो सकता है, गांव कैसे हो सकते हैं, गांव में संस्कारशाला कैसे अच्छी हो सकती है। जैसे आपने ही बताया कि आपने अपने गांव में लाइब्रेरी खोला है। अब आप सोचिए, आपने लाइब्रेरी नहीं खोला है, आपने अपने गांव के, मैं समझता हूं कि भविष्य को सुनहरा बनाने का यंत्र वहां स्थापित कर दिया है। पता नहीं कौन नौजवान आपके गांव का उस लाइब्रेरी में जाके पढ़े और वो कुछ भी क्लिक कर, भारत के शीर्ष स्थानों पर जाके बैठे। हाँ, और पता चला कि उसको हम वो दीपक जी के द्वारा जो स्थापित जो लाइब्रेरी था वहां पढ़े। हम तो अपने आप बताते हैं ना कि हम तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाकर के हमने पढ़ा है, इलाहाबाद की भूमि में जाकर हम बताते हैं ना गौरव होकर के। वो इलाहाबाद के लोगों ने दिया है उस स्थान को, तब तो बताते हैं प्रयास से लोग। आप लाइब्रेरी में गांव दिया ना, आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमको गांव में लाइब्रेरी देना है। हमारा बच्चा और सभी का मतलब सभी जाति के लोग पढ़ेंगे, जो होनहार है वो पढ़ने। गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में, मानस में लिख तो रहा हूं, शांता सुखा में लिखा। जिनकी श्रद्धा होगी, जिनको होगा वो आएगा पढ़ेगा, और राम नाम का मतलब वो जो कहते हैं कि हाँ रसपान पाएगा, दुर्लभ कहते हैं ना, वो पाएगा। तो आपने क्या, तो गांव की तरफ इस नाते नरेंद्र मोदी जी ने अभी किया। अब सरकार प्रोजेक्ट चला रही है, तमाम कर रही, स्टार्टअप स्टैंडअप तमाम चीजें कर रही, पलायन रुके। हम जैसे लोग भी इस पर काम करते हैं, बात करते हैं, भाई गांव में पलायन रुके, क्योंकि वही सुख है। गांव, शहर में आप 1 लाख रुपए कमाइए और गांव में आप, भाई साहब आपकी जमीन है, आपका मकान है, आपका गाय है, ठीक है, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, खाना, दूध सब पा रहे हैं, 10-15 हजार में आप समझिए राजा का जीवन जी रहे हैं। अच्छा, इस पे एक मैं वाक्य बताऊंगा। मैं बेंगलोर में रहता हूँ भैया, तो वहाँ कुछ लोग हमारे साथ के लोग कहें कि एक जगह रिजॉर्ट है, वहाँ चलना है, वहाँ रात को एक तंबू वंबू बनाएंगे, वहाँ रहेंगे और बोन फायर करेंगे। तो हम पूछे, हम पूरा एक्सप्लेन किए, तो कहे भाई वहाँ पे ऐसे जलाएंगे, रात को सब खाना खाएंगे। हम कहे तो हमारे गांव हम लोग रोज हर हफ्ते करते थे, पहले हर हफ्ता ही करते थे, बाटी चोखा कराते थे, वो भी घर वालों से अलग। हम लोग पहले बोलते थे ना कि भैया आज दादी या दादा से, आज हम लोग अपने पार्टी, हम लोग अपने खेत में जाएंगे, गन्ने के खेत में, जब गन्ने की बुआई होती थी तो वहीं हम लोग लगाते थे। तो वो सब चीजें वो लोग, और उसका रेंट पूछे तो कितना है, उस टेंट का रेंट 15,000 रुपए है एक रात। तो ये सब चीजें लोग खोज रहे हैं शहर में। पहले हम शहर छोड़ के इसलिए गए कि गांव में ये सब चीजें अव्यवस्था लगती थी, अब शहर में वही चीजें खोज रहे हैं। मेरे एक खड़गपुर के आईआईटी के मेरे मित्र हैं और देश के फार्मर और बड़ा अच्छे व्यक्ति हैं। तो उनके कुछ मित्र मुझे बताए कि झारखंड में, मध्य प्रदेश में विलेज टूरिज्म होता है। बड़े बड़े आईआईएम्स और आईआईटीएन जो है वो अपना एक कंपनी बना के, प्लेटफॉर्म बना करके, और सरकार के साथ, देखिए आईआईटी आईआईएम्स वाले ये तो करते ही हैं, वो प्रोजेक्ट बनाते हैं और अच्छा प्रोजेक्ट बनाते हैं जो किसी को भी, और वो सरकार के साथ बैठा, उन्होंने कहा कि आपके जो गांव खाली क्यों नहीं, हम इसमें विलेज टूरिज्म। तो अब जो बड़े बड़े, वही मैंने कहा ना, जो शहरों में रह रहे हैं, जिनका जन्म कंक्रीट में हुआ, जिनका जन्म एसी में हुआ है, वो कह रहे नहीं, मुझे गोबर, गाय के गोबर में जो दीवार बनी हुई लिपा पता, मुझे उसमें रहना है 10 दिन। तो वो भी कह रहा है कि यार ऐसे फ्री में रखेंगे तो नहीं, इसका 1 लाख रुपए का जब इसका 1 हफ्ते चार्ज करेंगे तब ठीक रहेगा। दे रहे आ रहे हैं तो और उनको चाहिए गांव, पूरा तो फील्ड में गांव चाहिए, वो छप्पर वाला चाहिए, सब चाहिए। तो वो आईआईटी आईआईएम्स के जो प्रोडक्ट है वो करें नहीं, विलेज टूरिज्म करके। अब दीजिए, उत्तराखंड में पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। पलायन की बात किया, उत्तराखंड बहुत बड़ा मुद्दा है पलायन का। पहाड़ ऊपर के खाली, गांव ऊपर के खाली, बड़ी चिंता क्या होगा। और विधर्मी लोग ऊपर जाकर के बसना, जो देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर ले, कई घटनाएं घटने लगी। इधर की सरकारों ने फिर काम करना शुरू किया, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने करना शुरू किया। और धामी जी ने अभी सरकार ने बड़ा काम किया कि जो गांव है, टूरिज्म, भैया अपने यही जो गांव है इसको टूरिज्म आप डेवलप करिए, हम आपको पूरी सहायता देते, आपको हम सुविधा देते हैं। और लोग आते हैं वहां पर, वो हाउस चल रहा है, एक क्या नाम उसका, कुछ नाम उसका, तो उसके माध्यम से लोग चला करके आज वहां अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं लोग। मतलब एक
पैसा भी आ रहा है, टूरिज्म हो रहा है और हमारा गांव भी बच रहा है। तो लोगों को तो लौट करके गांव की तरफ ही आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गांव का जो जीवन है वास्तव में वही प्रकृति का जीवन है। और हम सब मनुष्य एक मतलब प्राकृतिक जीव है, उसे प्रकृति के साथ रहना है। और मैं फिर वहीं आता हूं, महात्मा गांधी जी ने भारत के विकास का रास्ता गांव की ओर से देखा था, हाँ, सही बात। लेकिन दुर्भाग्य से उनके दत्तक पुत्र ने भारत के विकास का रास्ता पश्चिम की ओर से देखना शुरू कर दिया। हुआ विकास, लेकिन उस विकास ने भारत से बहुत कुछ लिया भी, जिसकी हम कीमत समय समय पे चुकाते रहे हैं। लेकिन भारत की मिट्टी में कुछ ताकत ऐसा है जो समय रहते जान भी जाती है। लेकिन ये चिंता का विषय है कि हाईवेज बढ़ रहे हैं, गाड़ियां बढ़ रही हैं, खेती की जमीनें कम हो रही हैं, मकान ज्यादा बन रहे हैं, परिवार टूट रहा है। यह सब ठीक हो सकता है संयुक्त परिवार परिवार प्रणाली हमारा जन्म ले, प्रकृति के साथ हम जीवन जीना शुरू करें, बचत के साथ हम जीवन जीना शुरू करें, और जीवन में वास्तव में सुख क्या है, धर्म क्या है, शिक्षा क्या है, संस्कार क्या है, तब हम कहीं जाकर के हम भारत के भविष्य को और अपने देश की आने वाले भविष्य को बचा पाएंगे। अच्छा, इसमें जैसे हमें एज ए आईटी फील्ड में हम लोग काम करते हैं, तो भारत में गिने चुने 4-6 शहर हैं जहाँ लोगों को जॉब मिलता है। इसमें क्या ऐसा भी, जैसे आप तो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, क्या जी। सरकार की ऐसी मंशा भी हो सकती है, या फिर आप कभी पावर में आए तो कभी ऐसा सोच सकते हैं कि हम डिसेंट्रलाइज करें इंडस्ट्री को? जैसे आज इंटरनेट, आपने बताया इंटरनेट की व्यवस्था सब जगह है, मोर और लेस सब, चाहे अब फाइबर केबल सब जगह चल रहा है, तो आईटी का बहुत सारा काम तो जैसे जौनपुर जैसे शहर में है, जैसे डिसेंट्रलाइज हो गए, कुछ कंपनी जौनपुर जैसे शहर में भी आ गई या फिर बनारस में आ गई। तो जैसे अभी हम बैंगलोर में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर मेरा ऑफिस है, और मेरे घर से भी 20-25 किलोमीटर दूर जौनपुर शहर है। तो मुझे सुबह शहर गए, काम किए, शाम को चले आए। ये सब भी क्या ऐसा सरकार कभी ऐसा सोच सकती है, या फिर कुछ ऐसा इनिशिएटिव लिया जा सकता नहीं, है? लेना चाहिए। मैं इस मत का, रास्ता नहीं निकलता है तो रास्ता निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह एक समस्या है। लखनऊ बहुत बड़ा हो जाए, बेंगलोर बहुत बड़ा हो जाए, यह कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। किसी की भी एक आकृति, निश्चित आकृति में सुंदर लगता है। चंडीगढ़ की सुंदरता जब वो निर्माण हुआ था तब से लेकर आज तक बरकरार है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई थी उसने तय कर रखा है। दिल्ली बन रहा है, बिगड़ रहा है। तो मैं इस मत का हूं कि रास्ता नहीं है तो रास्ता निकालो, और अगर यह समस्या है तो समस्या का समाधान निकालिए, और डिसेंट्रलाइज करना ही चाहिए। अच्छा, जैसे आजकल तो वैसे भी कोविड ने बहुत लोगों को सिखा दिया, बहुत आप कैसे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और कंपनियों को लाभ भी है, बहुत बहुत लाभ है, काम करने वाले को लाभ है। तो वो तो सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए, और सरकारों को भी सोचना चाहिए। अब जैसे कुछ चीज़ों में है कि चलिए आप बहुत डिसेंट्रलाइज अगर शुरू में हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं कर सकते हो, तो 4-6 डिस्ट्रिक्ट में एक हब बना दिया, तो एटलीस्ट वहाँ का युवा कुछ तो अपने गाँव से जुड़ा रहेगा। जैसे हमारे जैसे लोग जो बैंगलोर चले गए हैं, अब हमें वहाँ से आने के लिए भी 50 बार सोचना पड़ता है घर। 48 घंटे ट्रेन की यात्रा, अगर फ्लाइट से आना है तो बहुत महँगा। अगर हम अपने इर्द-गिर्द रहेंगे तो अपने गाँव के लिए भी कुछ सोच सकते हैं ज़्यादा अच्छा। निश्चित रूप से मैंने फिर कहा ना कि गांव की तरफ हमको आना ही पड़ेगा। ये जो एक सोच चली, मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसे कमर्शियल सोच रही होगी, कुछ ऐसे लोगों की, क्योंकि दुनिया भी और देश भी कुछ ऐसे लोगों के हाथों में कभी जाते हैं जो सिर्फ पैसे के आधार पर सोचते हैं। अब पैसा निकालना है उनको, मैन पावर निकालना है उनको, तो कैसे लाएंगे? तो गांव से निकालेंगे। मैंने कहा ना आपको कि गांव का वो जो 2 बीघा जमीन बेचेगा तो शहर का 2 कमरे का फ्लैट लेगा। हाँ, यही हो रहा अब है। 2 कमरे के फ्लैट की कीमत क्या है? और वो जो 2 बीघा है, जिसने उसको 10 पीढ़ी से उसको जिंदा करके लाई है, वो उसकी कीमत नहीं समझ पाया। लेकिन सरकारों के द्वारा, नीति नियंताओं के द्वारा ये योजना बनाई गई कि हमको ऐसा एक माहौल क्रिएट करना, ऐसा एक तय कर देना है, आपको आना है। मैं अब जैसे आजकल के जो लोग रिटायर हो रहे हैं, स्कूल से पढ़ करके वो आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर्स क्या क्या बन गए। अब मजबूरी उनकी है कि उनका लड़का प्राइमरी स्कूल में आज के पढ़ेगा, भले सरकार इतना पैसा खर्च करेगी,
वो हाई स्कूल नहीं पास कर पाएगा, इंटर नहीं जा पाएगा, क्योंकि उनकी मजबूरी है कि उसको किसी बड़े नामी ग्रामी उसको डोनेशन देकर उसको स्कूल पढ़ाना है, उसकी मजबूरी है। कोई भी अभिभावक आजकल के एजुकेशन में जो ये बाजारीकरण उससे खुश नहीं है। बहुत अमीर जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं उनकी बात कर लीजिए और बहुत लोग, कोई खुश नहीं है। लेकिन ऐसी व्यवस्था बना दी गई है। क्यों? भारत की जो पुरानी जो शिक्षा का मॉडल था उसको लोगों ने कहीं न कहीं कोलैप्स किया है। अब सरकारें लगी है उसको ठीक करने में। लेकिन मैंने कहा ना बहुत पानी बहा दिया। तो यह तो जनता को सोचना पड़ेगा कि हमें तो कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं भी हमको करना है। और इसलिए करना पड़ेगा भाई क्योंकि अब जीवन पर संकट है। नौकरी तो ठीक बात है। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि लखनऊ, बैंगलोर, नोएडा कितने लोगों को रखेगा? ये टावर पे टावर खड़े होकर के वो जो एक मतलब घोंसला जो बनता है वो कहाँ के लिए है? वो मुंबई के लिए जैसे ठीक था, वहां समुद्र के किनारे कुछ है, कुछ लोग रहते, ठीक है। अब फिर मैं कहता हूँ गांव को समाप्त करके कौन सा विकास करना चाहते हैं? सही बात। तो नरेंद्र मोदी जी ने देखा नहीं गांव की तरफ हमको लौटना पड़ेगा। इसी नाते आज सरकार की बहुत सी योजनाएं गांव की तरफ है। जो आज हर घर जल योजना है, मतलब गांव, यह नरेंद्र मोदी जी ने सोचा ना। मुझे अच्छी तरह याद है 2014 के इलेक्शन के पहले जब उन्होंने कहा कि दिवाली से पहले शौचालय, तो जयराम रमेश जी जो आज बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के, भारत जोड़ो आंदोलन के पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, बड़े क्रांतिकारी नेता हैं, उन्होंने उसमें विरोध किया था। और यह कांग्रेस जिसे इतना पता नहीं है कि जनेऊ दाहिने पहनना है कि बाएं नहीं पहनना है, अपने युवराज को कहीं से पहना देती है, ठीक है। वह जयराम रमेश बहुत क्रिटिसाइज किए, बहुत बोले कि कैसी बात कर रहे हैं, दिवाली से पहले शौचालय कर दिया, शौचालय कर दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को उस मर्म के उस को नहीं समझ पाए, उस सोच को नहीं समझ पाए वो क्या कह रहे हैं। और आज जब कोई बोलता था कि माताएं बहनें सुबह शाम जब कहीं कहीं स्थानों पर जाकर के जो शौच के लिए जाती थी, तुमको क्या उनको पीड़ा होती होगी। और उन्होंने सोचा, यानी कि नरेंद्र मोदी जी की सोच गांव की थी। कब से पहले गांव में तो लोग रुके। मैं बहुत छोटा उदाहरण दे रहा हूं, दीपक जी, शौचालय बहुत 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 ठीक है, खुले में स्नान नहीं भाई, वो उसके लिए एक शौचालय चाहिए, घर की इज्जत है वो। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी आए किए वो जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जल, आप जानते हैं कितने लोग कहते हैं कि तीसरा युग सिद्ध ही जल के लिए होगा, साफ पानी पीने के लिए होगा। हर घर जल योजना पहुंचे, भारत ने इस पर काम करना और नरेंद्र मोदी जी ने इस पर एक बड़ा प्रोजेक्ट, उनका अगला मतलब सब बड़ा काम उसे चल रहा है। गांव पर सोचा गांव का प्लान ऐसे रुकेगा, स्टार्टअप से ये जो तमाम चीजें ला रहे हैं, मतलब कि सबको आवास मिले, कौन रुकेगा? इन्हीं से हमारा देश बनेगा, इनकी सोच बढ़े, इनका विचार बढ़े, ठीक है। तो गांव फिर भारत खड़ा हो। तो सरकार तो अब सरकार के, लेकिन मैंने कहा बहुत खोया है गलत नीतियों के कारण। अब उसको फिर से वापस फिर पाना वापस लाना, और इसलिए देश की जनता को तैयार रहना पड़ेगा। कुछ समस्याएं आएंगी, कुछ कठिनाई आएंगी, तो हमें ये देखना पड़ेगा भाई कि अगर कोविड जैसी महामारी ना आवे, आए दिन कुछ कुछ, अभी चाइना में फिर कोई एक महामारी आई है, निमोनिया, बच्चे भी इस दुनिया भर का हो रहा है, ठीक है। तो हमें अगर इस सब चीज बचना है तो भारत के गांव की तरफ जाना पड़ेगा, गांव को समृद्ध करना पड़ेगा और गांव को शहर बनने से रोकना पड़ेगा। गांव की मौलिकता गांव, जैसे जंगल की मौलिकता जंगल में, वहां जानवर हो, वहां हरियाली हो, जंगल जैसा दिखे। जंगल को आप हॉलीडे बॉलीवुड मत बनाइए। सही बात है। पहाड़ को पहाड़ बने रहने दीजिए। तो चलिए, आपसे बहुत अच्छा लगा शत्रुज जी, और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप जैसे लोग जब पॉलिटिक्स में फुल टाइम आएंगे तो फिर देश बहुत आगे जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।